हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी बढ़िया तरीके से चल रही होगी, चाहे वो गेट हो या सीएसआई या नेट का। आज ही एक नोटिफिकेशन भी आया है कि जो आपका जो गेट और नेट का जो पेपर है, यानी कि 5 फेब को वो दोनों आपस में क्लैश कर रहे थे, यानी कि एक ही दिन आपका नेट का भी पेपर हो रहा था और गेट का भी पेपर हो रहा था। तो नोटिफिकेशन आ गया है कि जो एग्जाम डेट है वो चेंज कर दिया गया है, आपका 29 जैन और जो सेकेंड है वो 15 to 18 फेब को होगा। ठीक है, तो आपका जो वो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है, यानी कि आपको जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे तरीके से करना है। कह सकते हो आपके पास जिनका भी पेपर अगर 15 से 18 के बीच में होगा तो आपके पास लमसम 50 डेज आज से है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को। बेसिकली हम अप्लाइड के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आखिरी टाइम में जो अप्लाइड के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप नेट की एग्जाम में बात करते हो तो ये आपके लिए बोनस कह सकते हो, लेकिन गेट के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेट में आपको अप्लाइड पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, जबकि नेट में ऐसा नहीं होता। नेट में आप प्योर से भी अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। अगर आप अप्लाइड कर लेते हो तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा है और बोनस कह सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम रॉन्स्कियन के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉन्स्कियन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ही कम टाइम में आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हो। और नेट में गेट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही सिंपल होती है। तो अगर आप उनके हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कर लेते हो तो बहुत ही कम टाइम में आप उसको कर सकते हो और 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ऐसी एक टॉपिक है रॉन्स्कियन, जो कि सिंपल 2 से 3 रिजल्ट के बेस पे है। एक फॉर्मूला याद करना है और 2 कॉन्सेप्ट है। उन 2 कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली किसी भी रॉन्स्कियन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी बता देता हूं कि रॉन्स्कियन होता क्या है और किस कॉन्सेप्ट का हमको यूज करना है, और वो फॉर्मूला क्या है जिसे एबेल्स-लिबलिस थ्योरम कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग 50% जो रॉन्स्कियन के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूं रॉन्स्कियन का। ऑलमोस्ट आपको सबको पता भी होगा कि रॉन्स्कियन का डेफिनेशन। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको नेट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और गेट के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जितने भी टाइप के हैं आपको 2011 से लेके 2020 तक नेट के क्वेश्चंस और 2006 से लेके 2021 तक के गेट के, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने सारे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो सेम टाइप के रहेंगे वो आप खुद से ट्राई कर देना, क्योंकि लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, फिर एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ अप्लाइड के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है रॉन्स्कियन का। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि F1, F2, Fn ये कोई n नंबर ऑफ फंक्शंस है जिसको किसी इंटरवल i पे डिफाइन किया जाएगा। आपको ना एक डिटर्मिनेंट निकालनी होती है। इन फंक्शंस का यूज करके आपको एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, और उन डिटर्मिनेंट के वैल्यू को हम कहते हैं कि इन फंक्शन का वो रॉन्स्कियन है। ठीक है, देखो F1 से लेके Fn तक ये n फंक्शन है, किसी इंटरवल i पे डिफाइन है। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको लिखना कैसे है, जितने भी फंक्शन है उनको फर्स्ट रो में लिखना है, जैसे F1, F2 सॉल्व अप टू Fn। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे उतने नंबर ऑफ आपके पास कॉलम हो जाएंगे। और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, n/n। तो अगर मैं पहला फंक्शन F1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव अगर आप n टाइम लेते हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो n+1 हो जाएगा, तो इसीलिए डेरिवेटिव वहां तक चलता है n-1 टाइम्स तक। ठीक है, तो ये सिंपल आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, सॉरी डिटर्मिनेंट। और ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ये आपका
रॉन्स्कियन हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रॉन्स्कियन मिल जाएगा, जिसमें आप x को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल रॉन्स्कियन। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे मान लो अगर आपको कोई दो फंक्शन दे दिया है, जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स और y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपको इसका रॉन्स्कियन निकालना है। तो आप क्या करोगे, जितने नंबर ऑफ फंक्शन है उनको फर्स्ट रो में लिख दो कि x और माइनस एक्स, और फिर इनका डेरिवेटिव ले लो। और कितने टाइम डेरिवेटिव लेना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 2/2, तो इसीलिए n-1 यानी कि एक बार डेरिवेटिव लेंगे 1 और इसका डेरिवेटिव लेंगे -1। ठीक है, अब इनका डिटरमिनेंट निकाल लो, -x और ये +x यानी कि 0। तो ये आपका रॉन्स्कियन आ गया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल रॉन्स्कियन होता है। ऐसे अगर आपको 3 फंक्शन दिए हैं तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। इस तरीके से आप रॉन्स्कियन निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई कि रॉन्स्कियन का डेफिनेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। जो पूरे क्वेश्चंस है ना वो इसी के बेसिस पे, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट और उनका रिलेशन किसके साथ, रॉन्स्कियन के साथ। बट उससे पहले हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो इन जनरल बात करेंगे हम कि कोई भी आपको इन जनरल फंक्शन दिया है, आप उसका रॉन्स्कियन निकालो और उससे ये बताओ कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का सेम वही डेफिनेशन है जो आप वेक्टर स्पेस में पढ़ते हो, तो वही सेम डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि y1 y2 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो किसी एक फंक्शन को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, या फिर 2 फंक्शन है तो लीनियर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बात ये आती है कि रॉन्स्कियन और इनका रिलेशन क्या है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, मैं इन जनरल बात करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको कोई 2 फंक्शन दे दिया है y1 और y2। ठीक है, अब रॉन्स्कियन और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन क्या है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके रॉन्स्कियन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पहला कैटेगरी, y1 y2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक्चुअल में जो भी कॉन्सेप्ट है ना रॉन्स्कियन के 0 या नॉन जीरो होने पे है। तो अगर y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 भी हो सकता है, कुछ पॉइंट पे भी 0 हो सकता है, 0 फॉर सम पॉइंट्स। ठीक है, या फिर कहीं पे भी 0 नहीं हो सकता। तो तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी 2 फंक्शन के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से हम इसमें से कुछ नहीं कह सकते। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अच्छा अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो, अगर y1 y2 लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो रॉन्स्कियन होगा y1 y2 का वो आइडेंटिकली 0 हो जाता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटरवल। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा कि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट होने से आपको ये पता चल जाता है कि उसका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 हो जाता है। बट कन्वर्स टू नहीं है कि किसी 2 फंक्शन का रॉन्स्कियन अगर आइडेंटिकली 0 हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट होगा, हो सकता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं y1 को ले लूं x, y2 को ले लूं mod x। आप अगर इनका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, जबकि ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट है? लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब कोई अल्फा मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे मैं इसको x बना सकता हूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि x को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करके ये बना सकता हूं। बट ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x का और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू x का। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ये कभी ऐसे नहीं बन जाएगा, सिंपल सी चीज है। या फिर कोई भी अल्फा मल्टीप्लाई करने पे ये मॉड x तो नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ज्योमेट्रिकली भी हम इसको बता सकते हैं।
बट फिर भी इनका रॉन्स्कियन 0 है, तो कन्वर्स टू नहीं होता कि रॉन्स्कियन 0 हो जाने से हम ये नहीं कह पाते कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। बट हाँ, मैं ये तो कह सकता हूं कि जब रॉन्स्कियन अगर किसी पॉइंट पे नॉन जीरो आ गया, क्योंकि डिपेंडेंट है तो आइडेंटिकली जीरो, तो अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो कह सकता हूं कि जो y1 y2 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये चीज समझ में आ गई आपको? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से कुछ नहीं कह सकते। लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन 0 होना चाहिए। किसी एक पॉइंट पे भी रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो आ गया तो y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट होने से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये कुछ रिलेशन है जो आपको इन जनरल याद रखनी है। बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप के हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं और उनके सॉल्यूशन के जो फंक्शन बनते हैं उससे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत भी इसके लिए आती है कि जो y1 y2 जो y2 है वो डिफरेंशिएबल नहीं था। बट जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होते हैं और फिर उसका जो रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं तब लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में हमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस स्पेशल टाइप में बात कर रहा हूं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो, यहां पे आपको दिख रहा है एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस दिया है, बट अगर ये नॉन होमोजीनियस होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो पहला कंडीशन, जो इनके कोएफिशिएंट है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। अगर यहां पे सपोज कोई नॉन होमोजीनियस पार्ट है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब A1 A2 A0 अगर मान लो यहां पे कोई A3 है तो वो भी क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट, ये जो A0x है यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर वाला पार्ट है ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये भी चीज याद रखना कि A0x और एवरी x बिलोंग्स टू I नॉन जीरो होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां से जो रिजल्ट आते हैं वो देखो। ये क्या कहता है कि रॉन्स्कियन ऑफ एनी टू सॉल्यूशन इज आइदर आइडेंटिकली जीरो और नेवर जीरो ऑन आई। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस स्पेशल टाइप का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर का लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी या फिर नॉन होमोजीनियस, कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो इनके सॉल्यूशंस का जो मैं रॉन्स्कियन बनाऊंगा वो या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या तो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो, टू सॉल्यूशंस F1 F2 ऑफ 1, अगर मान लो इनका कोई दो सॉल्यूशन है, अगर उनको लीनियरली डिपेंडेंट बनना है तो उनको आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब क्या कि आइडेंटिकली अगर रॉन्स्कियन जीरो हो जाए तो F1 F2 लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। जबकि इन जनरल ऐसा नहीं कह रहा था, इसमें दोनों तरफ से होते हैं कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो, और रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो इंप्लाइज आपके जो दो सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर कोई दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, और अगर वो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है तो वो तो ऑलरेडी रिजल्ट था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन जनरल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना है वो है एबेल्स लिविलिस फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, एबेल्स लिविलिस फॉर्मूला ये कहता क्या है कि F1 F2 ये कोई भी दो सॉल्यूशन है और कोई एक पॉइंट है, और किसी पॉइंट पे मुझे रॉन्स्कियन अगर मिल जाए ना
तो मैं आपको इन जनरल रॉन्स्कियन निकाल के दे दूंगा, और 50% जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम यही यूज करेंगे। एक्चुअल में इसी का यूज करके हम ये भी बता पाते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जीरो होने से वो आइडेंटिकली जीरो बन जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब ये देखो, ये ठीक से लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं है क्या। जैसे मान लो किसी पॉइंट पे आपको रॉन्स्कियन गिवन दिया है, जैसे मान लो किसी एक पॉइंट पे y1 y2 का आपको रॉन्स्कियन दे दिया गया। अब आप कहोगे कि मुझे इसका इन जनरल रॉन्स्कियन निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रॉन्स्कियन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अब वो फैक्टर क्या है, e−∫a1/a0x dt, अगर यहां पर t लिखोगे तो। ठीक है। अब ये आपको इन जनरल रॉन्स्कियन मिल जाता है अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रॉन्स्कियन पता हो। ठीक है। अब ये a1 क्या है तो y डैश का कोएफिशिएंट, a0 क्या है तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट, और a तो हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी पॉइंट पे a0 का जो रॉन्स्कियन है वो कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। इसी में एक स्पेशल और एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, जो कि नेट में तो नहीं पूछा गया है, सेट में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी दो फंक्शन का रॉन्स्कियन कांस्टेंट कब होगा, अगर इसको कांस्टेंट करना है तो इस पार्ट को मुझे कुछ कांस्टेंट नंबर या नंबर बनाना पड़ेगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पार्ट जीरो आ जाए। अगर इस पार्ट को जीरो करना है तो मुझे a1 को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो यानी कि अगर a1 जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि रॉन्स्कियन कांस्टेंट है, और अगर रॉन्स्कियन कांस्टेंट है तो इस पार्ट को जीरो बनना पड़ता है। ठीक है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हो गया ना, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम वो इजीली कर सकते हैं विद इन मिनट। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था कि चाहे होमोजीनियस हो नॉन होमोजीनियस हो कोई इफेक्ट नहीं होता। t बिलोंग कर 0-1, ये आपको इंटरवल दिया है। अब थोड़े ध्यान से देखो, क्या इसमें मैं वो थ्योरम यूज कर सकता हूँ स्पेशल टाइप का? तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो कोएफिशिएंट है ना u डैश टी के, u डबल डैश टी के और u ऑफ टी के, वो क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तो क्या वो कंडीशन गिवन है यहाँ पे? अब देखो इसमें दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन p q r, ये तो गिवन है ऑलरेडी। इसका मतलब ये हो गया कि अब इनके सॉल्यूशंस का जो रॉन्स्कियन होगा या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या तो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। ये आप यूज कर सकते हो। अब देखते पूछा गया है, ये कह रहा है कि u1 u2 सॉल्यूशन है, सही बात है। u1 u2 ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट रॉन्स्कियन क्या होगा, u1 u2 का रॉन्स्कियन के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको 4 रॉन्स्कियन दिया है, हमारे पास रिजल्ट याद रखना है। अब या तो रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो होगा या तो पूरे इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके हम चेक करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला कह रहा है कि जो u1 u2 का रॉन्स्कियन होगा वो 2t-1 होगा, इंटरवल बिलोंग कर रहा है 0 to 1। अब अगर या तो ये आइडेंटिकली जीरो हो, बट ये आइडेंटिकली जीरो तो है नहीं, तो अब ये किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से पता चला टी हाफ, और ये पॉइंट तो बिलोंग कर रहा है 0-1 को, मतलब ये आइडेंटिकली जीरो भी नहीं है और एक पॉइंट पे जीरो भी आ गया। इसका मतलब ये तो रॉन्स्कियन नहीं हो सकता। ऐसे आपको सेकेंड दे दिया गया है कि u1 u2 का जो रॉन्स्कियन है वो हो सकता है sin 2πt। एक बात बताओ, ये जीरो किस पॉइंट पे होगा,
जब मैं टी को 0 पुट कर दूं और 0 भी मेरे सेट के अंदर इंक्लूड कर रहा है इंटरवल के अंदर, तो भैया ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी सही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि u1 u2 का जो रॉन्स्कियन है वो cos 2 पाई t हो सकता है। अच्छा, इसको t बनाने के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, मैं इस पूरे को पाई बाय 2 कर दूं तो t की वैल्यू को क्या करना होगा 1/4। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1/4 पुट कर दूं तो cos पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 0। अब 1/4 जो है ये तो 0 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। इससे क्या पता चला कि ये भी रॉन्स्कियन नहीं हो सकता क्योंकि ये आइडेंटिकली 0 भी नहीं है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी 0 आ गया। तो रिजल्ट ये कहता है या तो रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 हो या तो फिर किसी भी पॉइंट पे 0 ना हो। जो सिर्फ एक ऑप्शन कर रहा है दैट इज लास्ट ऑप्शन कि जो रॉन्स्कियन है 1 फॉर एवरी t बिलोंग्स टू 0। क्लियर, ये पॉइंट सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं यूज किया हमने, सिर्फ आइडेंटिफाई किया क्या वो स्पेशल टाइप का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर हमने रिजल्ट देखे थे, उनका यूज किया, सिर्फ चेक किया कि रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 है या किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं है। तो बाकी 3 आइडेंटिकली 0 नहीं थे, इसका मतलब क्या हो गया, वो तो बन नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, ये कह रहा है कि W आपको रॉन्स्कियन दिया है 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अच्छा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उसका जो रॉन्स्कियन है वो आइडेंटिकली 0 तो नहीं है। ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। अब एक बार चेक कर लो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, इसके कोएफिशिएंट y डैश का कोएफिशिएंट 1 कांस्टेंट है, कोई कॉन्टिन्यूअस 2 कॉन्टिन्यूअस, ये तो 0 है ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस, और t स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस और 2 नॉन जीरो भी है, मतलब सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आप विद इन सेकेंड चेक कर सकते हो। देन फॉर ऑल t देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, हर एक t के लिए कांस्टेंट मिल रहा है c। तो आपको पूछ रहा है कि रॉन्स्कियन क्या हो सकता है, आपको रॉन्स्कियन निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है एबेल्स लिबलिस थ्योरम। मैंने पहले ही कहा था कि 50% एग्जाम्पल में हम लिबलिस थ्योरम का यूज करेंगे। लिबलिस थ्योरम ये कहता है कि आपको इन जनरल अगर रॉन्स्कियन निकालना है तो किसी एक पॉइंट पे आपको रॉन्स्कियन मिलना चाहिए, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब ये कह रहा है कि आपको एक कांस्टेंट c मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको c नाम दे देता हूं। e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, a1 अपॉन a0 t का। ठीक है, ये तो कांस्टेंट c आ गया, माइनस a1 क्या था हमारे पास y डैश का कोएफिशिएंट, तो y डैश का कोएफिशिएंट दिया है 1 अपॉन a0 किसका है y डबल डैश का कोएफिशिएंट दैट इज 2 dt। तो ये आ जाएगा c e माइनस t/2। हो गया सिंपल। तो एबेल्स लिबलिस थ्योरम का यूज करके सिंपली इसका ऑप्शन ये जिसमें रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। कुछ किया हमने, कुछ नहीं, सिंपल लिबलिस थ्योरम का एबेल्स लिबलिस थ्योरम का यूज किया। तो जिसमें भी c इंटू e माइनस t/2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें e माइनस टी है, इसमें e माइनस t/2, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी के 2 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, y1 y2 डिफाइन हो रहा है 0 1 पे, मतलब इंटरवल की बात कर रहा है। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इनको, मतलब इनके सॉल्यूशंस है। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, मतलब कॉन्टिन्यूअस, इसका कोएफिशिएंट 1 नॉन जीरो, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इनका रॉन्स्कियन या तो आइडेंटिकली 0 होगा या किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि Wx बी द रॉन्स्कियन y1/2 एंड सेटिस्फाई। अब भैया इसने कह दिया कि एक पॉइंट पे जीरो हो गया। अगर वो एक पॉइंट पे जीरो हो गया तो अब उसको आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। आप एबेल्स का भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट कर दो कि कांस्टेंट की वैल्यू जीरो आ गई। अब e⁻t का भी जीरो हो नहीं सकता, तो नॉन जीरो इंटू जीरो, आंसर हमारा जीरो आ गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर बता सकते हो। इसमें कह रहा है नॉन जीरो आएगा, इसमें कह रहा है ग्रेटर देन जीरो आएगा, इसमें कह रहा है लेस देन जीरो आएगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा, ये आइडेंटिकली जीरो होगा। एक पॉइंट पे जीरो, दैट मीन्स आइडेंटिकली जीरो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एबेल्स लिविलिस थ्योरम का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट थ्योरम का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P और Q कॉन्टिन्यूअस है, बहुत बढ़िया। रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है -1 to 1 पे, मतलब इंटरवल की बात कर रहा है। UI डिफाइन कर रहा है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो उनका इंटरवल डिफाइन कर रहा है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। और ये इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। Q और P कॉन्टिन्यूअस दे चुका है, मतलब स्पेशल टाइप में आ गया। सेटिस्फाई कर रहा है कि UI ग्रेटर देन जीरो है, UI लेस देन जीरो है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि U1 0, U2 0, लेट W डिनोट द रॉन्स्कियन। ऐसे अगर आपको मतलब जीरो, U1 जीरो पे जीरो दे रहा है, U2 जीरो पे जीरो दे रहा है, इससे ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो रॉन्स्कियन है वो आइडेंटिकली जीरो। और दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट तभी होते हैं जब वो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने कहा मेरे पास दो फंक्शन है U1 U2, और दोनों के दोनों ये सॉल्यूशन है हमारे स्पेशल टाइप के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। इनका रॉन्स्कियन या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या तो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। अब गिवन ये दे दिया कि जब मैं U1 को जीरो पे निकालूंगा तब भी जीरो, और U2 को जीरो पे निकालूंगा तब भी जीरो। मैंने क्या किया, मैंने एक रॉन्स्कियन निकाल ली एक पर्टिकुलर पॉइंट जीरो पे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, U1 जीरो का जीरो, U2 जीरो पे, और U1 डैश जीरो का डेरिवेटिव, और U2 डैश इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं। अब इसने कह दिया ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये इसे छोड़ दो, आंसर आ जाएगा जीरो। अब मैं एबेल्स का यूज करके इन जनरल जब रॉन्स्कियन निकाल रहा हूं तो ये मेरे पास जीरो इंटू e⁻A1/A0t इज इक्वल टू जीरो। रॉन्स्कियन मेरा आइडेंटिकली जीरो आ गया, और जब रॉन्स्कियन आइडेंटिकली जीरो है दैट मीन्स U1 U2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। पहला कह रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट होगा, भाई सही है। थर्ड कह रहा है कि ये जीरो हो जाएगा फॉर एवरी एक्स, ये भी करेक्ट है, तो बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। डी आई थिंक नॉन जीरो वाला होगा, तो दो ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कैसे होगा। इसमें ये कह रहा है कि P एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, W उसका रॉन्स्कियन है, सॉल्यूशन y1/2 है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। P ऑफ x पहले ही कह दिया है कि कॉन्टिन्यूअस है। 1 + x² आपका एक पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका कोएफिशिएंट 1 नॉन जीरो, विद इन सेकेंड आप इसके जो भी कंडीशंस है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 1 पे ये कह रहा है A, 2 पे आपको दे दिया B, और 3 पे आपको दे दिया C। ये आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब कहना क्या चाहता है कि ये जो A है वो लेस देन जीरो आएगा, कह रहा है B ग्रेटर देन जीरो आएगा, कह रहा है A लेस देन B होगा, B लेस देन C होगा, इसमें कह रहा है A ग्रेटर देन B होगा, B ग्रेटर देन C होगा, इसमें कुछ और रिलेशन दे दिया, इसमें कुछ और रिलेशन दे दिया। अब ये क्वेश्चन जितने इजी तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस को किए थे ये उतने इजीली नहीं होगा। अब इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन
करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं पहले गिवन क्या दिया है और जो हमको पता है उसका हम यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहली बात ध्यान से सुनो, आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, कैसे, y डबल डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, y1 y2 आर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें ना हमको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये कह रहा है कि जब आप 1 पुट करोगे तो आपको रॉन्स्कियन 1 मिलेगा, जब आप 2 पुट करोगे तो आपको रॉन्स्कियन b मिलेगा, जब आप 3 पुट करोगे तो आपको रॉन्स्कियन c मिलेगा। तो एक काम करता हूं, मैं एक एक पॉइंट पे उसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर देता हूं। एक बात बताओ, इन जनरल मेरा रॉन्स्कियन क्या होगा, कोई कांस्टेंट c, इसको मैं c दे देता हूं क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है, e रेस टू माइनस, यहां पे क्या आता है अपने पास a1 यानी कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे कुछ नहीं है तो उसको एज इट इज रखते हैं, dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा c इंटू, इसके प्लेस पे आ जाएगा ये x और ये आ जाएगा x क्यूब बाय 3। ठीक, ये हमारे पास आ गया रॉन्स्कियन। अब देखो, अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब मैं 1 पुट करूंगा तो a मिलेगा, तो a की वैल्यू मिल जाएगी जब मैं इसमें 1 पुट कर दूंगा, तो c इंटू ई रेस टू, जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4/3। b क्या आ जाएगा, जब मैं इसमें b पुट करूंगा तो यानी कि 2 पुट करूंगा तो आंसर b आ जाएगा, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 6, देखो माइनस ये 2, ये 8/3 माइनस 40/3। ऐसे c इज इक्वल टू, यहां पे 3 पुट करूंगा तो 27/3 यानी कि 9 प्लस 3 12। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया और ये कांस्टेंट मेरा सेम है। अब एक ध्यान दो, ये तो मैंने सेम कांस्टेंट ले लिया है सब में, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक काम कर देता हूँ k ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी यहाँ पे k, इसको भी यहाँ पे k। एक पॉइंट आपको पता होगा कि जो e रेस टू x है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर x1 लेस देन x2 है तो e रेस टू x1 लेस देन e रेस टू x2 होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें से कौन किससे लेस देन है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें से कौन किससे लेस देन है, ये वैल्यू सबसे ग्रेटर है, ये उससे छोटी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, उल्टा वाला हो जाएगा, यानी कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। कब, जब k मेरा पॉजिटिव, अगर k मेरा पॉजिटिव है तो ये तो धीरे धीरे, देखो ये जितनी वैल्यू कम होगी, ये पूरा माइनस के साथ बोल रहा हूं मैं, ये जितना मेरा कम होगा वैल्यू मेरी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू तो ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी तो ये उससे छोटी, और ये सब क्यों, क्योंकि e रेस टू x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज करना है। अब अगर ये k लेस देन 0 आ गया तो आपको a लेस देन b लेस देन c, तो यानी कि ये डिपेंड करेगा कांस्टेंट पे, लेकिन इनके बीच का रिलेशन a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, या फिर a लेस देन b, b लेस देन c। तो ये आपको यहां से पता चल गया, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं यूज किया यहाँ पे, सिंपल बेसिक जो हमको पता था उसी का हमने यूज किया एबेल्स-लिबलिस थ्योरम का। ठीक है, तो इससे हुआ ये कि आपके कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए।
थोड़ा देखो यहाँ पे, ये कह रहा था a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। a लेस देन b लेस देन c या फिर a ग्रेटर देन b b ग्रेटर देन c, ये करेक्ट हो गया। ये आप निकाल सकते हो, आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास मॉडुलस a तो दिया है आपके पास, आप सॉल्व कर दो आपको पता चल जाएगा ये भी इक्वल है, ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि आपके पास ये रिलेशन है, तो b और c ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने नहीं यूज किया, सिंपल कुछ बेसिक बातें और जो एबेल्स लिविलिस थ्योरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है बाय 1 बाय 2 ये दो सॉल्यूशन किसके इसके, ठीक है। 0 पे 0 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी रियल कांस्टेंट है, डब्ल्यू इसका रॉन्स्कियन। ये ए दे दिया है, ए एक नंबर है तो भैया कांस्टेंट वैल्यू है तो सीधी सी बात है कॉन्टिन्यूअस होगा। बी भी कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नॉन होमोजेनियस पार्ट 0 है, यहाँ पे 1 नॉन 0, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 0 पे 0 दे दिया, रॉन्स्कियन 0, क्वेश्चन चेक मत करो, डायरेक्ट कट कर दो। कांस्टेंट तो रॉन्स्कियन तब आता है जब y डैश का कोएफिशिएंट 0 हो, बट वो तो 0 है नहीं, तो ये भी हटा दो, ये आइडेंटिकली 0 आ जाएगा। ये कह रहा है कि नॉन कांस्टेंट होगा, रॉन्ग। ये कह रहा है तो कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे आप ए ऑप्शन करेक्ट। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना, और ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं मैंने कहीं एक्स्ट्रा से लाया, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो तो आपको बेनिफिट ये मिलता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पी क्यू स्मूथ फंक्शन है, y1 y2। अच्छा देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, पी क्यू इसने पहले ही कह दिया। स्मूथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। इसमें कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा है, बट जो भी लिखा है उसका मतलब यही होता है। स्मूथ फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल है और भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। y1 y2 एनी टू सॉल्यूशन है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 1 ये दोनों कॉन्टिन्यूस, 1 नॉन जीरो। इसके करस्पॉन्डिंग जो रॉन्स्कियन होगा वो क्या होगा, स्पेशल टाइप का है। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो रॉन्स्कियन, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो होगा। y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन देयर एग्जिस्ट किसी पॉइंट पे 0 किसी पॉइंट पे नॉन जीरो। ना ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्पेशल केस है, रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, बट ये कह रहा है आइडेंटिकली 0, तो ये भी रॉन्ग। इसमें कह रहा है अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या था कि उसको आइडेंटिकली 0 होना पड़ता है, बट ये कह रहा है कि ये किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, जबकि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का कंडीशन है, तो ये भी रॉन्ग। इसमें कह रहा है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो वो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं हो सकता है, तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखो। y1 y2 ये सॉल्यूशन है, इनके सॉल्यूशन है। देखो sec x कॉन्टिन्यूस, 2x कॉन्टिन्यूस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको इंटरवल दिया नहीं है, ठीक है, छोड़ो जाने दो इसको। विद रॉन्स्कियन कह रहा है 0 पे 1 है, एक पॉइंट पे आपको वैल्यू भी दे दिया है। फिर कह रहा है कि y1 ऑफ x 0 है, हाफ पे आपको 1/3 दे दिया है, और कह रहा है कि y2 x कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखते क्या है, पहले तो समझते इसमें गिवन क्या दिया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये गेट का क्वेश्चन है। गेट के क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। नेट में तो आपको ऐसा मिल जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, बट गेट में ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं। थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या आ रहा है कि y1 y2 ये सॉल्यूशन है, किसके सॉल्यूशन है, तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉन्टिन्यूअस है। अब और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे दिया कि एक y1 को 0 पे कह रहा है 1 है, और इसी का जो डेरिवेटिव है उसको अच्छे तरीके से लिख के ये कह रहा है ये भी 0 है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एक नया फंक्शन y2 डिफाइन करो, पता नहीं क्या है, ठीक है।
और एक डिफाइन करो y2 ऑफ किधर गई x इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना ना। मैं रॉन्स्कियन निकाल देता हूं y1 y2 का किसी इन जनरल पॉइंट पे, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल देते हैं। किस पे? 0 पे दिया है, क्योंकि 0 पे पूछा ही है ना, तो मैं एक काम कर देता हूँ, उसको 0 पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा y1 0, ये आ जाएगा y2 0, ये आ जाएगा y1 डैश 0, ये आ जाएगा y2 डैश 0। अब इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये 1 है और ये y2 डैश, मतलब इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो y2 डैश 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी को एक कांस्टेंट दे देता हूं कि एक बार कांस्टेंट मिल गया तो इन जनरल रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर सकते हैं। नौ जो इन जनरल रॉन्स्कियन होगा y1 y2 का, वो किसके इक्वल आ जाएगा? k इंटू ई रेस टू माइनस b1 क्या है अपने पास? माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt 0 to x, या फिर सिंपल x से कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होता इसमें कि। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस 2t का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको यहां लेके आ जाऊंगा तो e रेस टू लॉग, मतलब यही आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये k अपॉन टी को जब x में चेंज करेंगे तो क्या था अपने पास? ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू आ गई किसकी? इन जनरल रॉन्स्कियन आ गया। अब कह क्या रहा है कि एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि ये कह रहा है कि जब मैं x के प्लेस पे हाफ पुट करूंगा तो रॉन्स्कियन 1/3 मिलेगा। मतलब इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी जब आप इस x को रिप्लेस कर दोगे 1/2 से। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। 3/4 को उल्टा करेंगे तो 4/3। तो 3 से 3 कैंसल, k यहां पे आ जाएगा तो k इज इक्वल टू 1/4। तो आपको k की वैल्यू मिल गई और k को हमने कांस्टेंट दिया था तो ये आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था और ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि पेपर के टाइम में ये आपको डिफिकल्ट जाता। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिलते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है रॉन्स्कियन के। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तब आप कर सकते हैं, बट गेट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपको आता है रॉन्स्कियन के बारे में, अच्छी नॉलेज है, तो आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। बट नेट के एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, जब आपके पास एंडिंग में टाइम मिलेंगे तभी आपको इन क्वेश्चंस को हाथ लगाना है। ठीक है, क्योंकि नेट में आपके पास ऑप्शन होते हैं, सेट में आपके पास ऑप्शन नहीं होता। तो आंसर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन, आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 767 क्या कह रहा है इसमें कि y1 y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फोकस करो इस पे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका। ठीक है, इंटरवल दिया है 0 to 1। फिर कह रहा है कि g ऑफ x रॉन्स्कियन है। ध्यान दो, इसका जो रॉन्स्कियन है वो g ऑफ x। तो कह रहा है g डैश और भी ऑप्शन देख लो, g डैश, मतलब सारे ऑप्शन g डैश पे है। और g क्या है? रॉन्स्कियन है, मतलब रॉन्स्कियन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। कह रहा है कि y1 y2 ये सॉल्यूशन है, बी अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसके सॉल्यूशन है? y डबल डैश प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे आपको एक और इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब भी इस टाइप से दिया हो। मैंने आपको एक बताया था पॉइंट कि जब भी y डैश का कोएफिशिएंट 0 हो, मतलब वो टर्म प्रेजेंट ना हो, तो इसका जो रॉन्स्कियन आता है वो कांस्टेंट आता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे यहां पे इसका यूज नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा दिएगा उसका रॉन्स्कियन कांस्टेंट आएगा ना।
y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये आपका रॉन्स्कियन आ गया। इसको कैलकुलेट करूंगा तो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, और इसी रॉन्स्कियन को उसने डिफाइन कर दिया है g, मतलब मेरे पास g जो है वो y1 y2 डैश y2 y1 डैश। अब क्या कह रहा है, इस g के डेरिवेटिव पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये y1 डैश y2 डैश प्लस ये y1 को ऐसे रखेंगे, y2 का करेंगे तो y2 डबल डैश माइनस y2 का डेरिवेटिव करेंगे तो y2 डैश y1 डैश को एज इट इज प्लस y2 को ऐसे ही रखेंगे तो y1 डैश का डबल डैश। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये बचेगा y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब थोड़ा ध्यान दो, ये y2 डैश की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं y2 डैश को माइनस इसको, इस y2 डैश को मैं लिख सकता हूं माइनस y1 इंटू वाई साइन एक्स माइनस इस y1 डैश तो ये आ जाएगा y1 ये y1 डैश। ठीक है, और अगर मैं ऐसे y2 डैश आ जाएगा, और जब मैं y2 को ऐसे रखूंगा तो y1 डैश के प्लेस पे ये आ जाएगा y1 साइन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, अब देखो ये y2 ये y1 ये साइन एक्स, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब आपका जो g डैश है वो 0 है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 होगा, सेकेंड में कह रहा है कि लेस देन 0 होगा, थर्ड में कह रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट पे वैनिश होगा, और फोर्थ में कह रहा है हर पॉइंट पे वैनिश होगा। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो हर पॉइंट पे वैनिश है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये भी रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि g डैश ग्रेटर देन 0 होगा, g डैश लेस देन 0, तो ये ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि g डैश वैनिश होगा सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ये भी रॉन्ग। g डैश वैनिशेस एट ऑल पॉइंट ऑफ 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो इसको। इसमें ये कह रहा है कि y1 y2 आपका रॉन्स्कियन है, बहुत ठीक है। फिर कह रहा है ये आपको एक इक्वेशन दिया है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको कैलकुलेट करना है y1 y2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल, किसके इक्वल होगा। सिंपली आप इसको कर सकते हो, y1 आपको y2 भी दिया है, इसका वैल्यू आप एक बार ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ये क्वेश्चन किसी और टॉपिक का है, या फिर इसको कर भी सकते हैं इन जनरल, सिंपल है ये, कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा मतलब कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इसको कर सकते हैं। सेम इसको भी पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लो, आप लोग इसको ट्राई करना। इसमें क्या कह रहा है कि y1 एक्स क्यूब है, y2 डैश एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स। अब ये इन जनरल वाला केस है, ये सॉल्यूशन वाला नहीं है, और ये आप देखोगे इसका रॉन्स्कियन 0 है, आप कैलकुलेट करोगे तो इसका रॉन्स्कियन 0 आएगा। बट ये भी याद रखना है कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके आप ये बना सको, तो ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है, क्या आ रहा है वो देखो, ये कह रहा है y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इसके। यस, ठीक है, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। सेकेंड में कह रहा है कि जो रॉन्स्कियन आएगा इसका वो 0 आएगा। हाँ, तो रॉन्स्कियन भी 0 आएगा, मतलब ये पी स्टेटमेंट में कह रहा है इसका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो भी इन जनरल लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन भी होगा तब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, और ये रॉन्स्कियन इसका 0 आ रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ पी एंड क्यू। इसमें कह रहा है कि आपको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग एक बार ट्राई करना घर पे इसको। इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर इक्वेशन y डबल डैश एक्स ए ऑफ एक्स वाई एक्स। अच्छा, इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो रॉन्स्कियन आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, phi1 phi2 द बेसिस सेटिस्फाइंग। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसे बेसिस, वैसे भी आप इसको कर सकते हो, सिंपल है। आपको इससे क्लियर हो गया कि रॉन्स्कियन इसका कांस्टेंट आने वाला है। आपको ये बेसिस दिया है, बेसिस मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस उसको जनरेट भी करेगा। ठीक है,
और सेटिस्फाइंग कि 0 पे 1 है और फाइव डैश का 0 पे 0 दे रहा है, फाइव टू का 0 पे 0 और फाइव टू डैश का 0 पे 1, तो इसका रॉन्स्कियन डिनोट कर रहा है। तो इसमें से कौन सा इसका रॉन्स्कियन आएगा? क्लियरली ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका रॉन्स्कियन कांस्टेंट ही आएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है, आप चेक कर लेना कि आंसर क्या आएगा उसका रॉन्स्कियन, क्योंकि कांस्टेंट ही आएगा, एक पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी ना वही आएगा। मेरे ख्याल से क्या आएगा, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 0 पे पर्टिकुलर चेक कर लो वही आपका होगा। तो 0 पे 1 दे रहा है, 0 पे 1 और सेकेंड 0 है, थर्ड आपका 0 है, फोर्थ 1 है, मतलब 1 आ जाएगा। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे आप क्या निकाल लोगे, 5 और 5 तो ये सही है, 1 + 1 2 भी आएगा, वेयर टी है नॉन ट्रिवियल पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आप कर लेना। इसे ये आपको दो देखो, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे आप सिर्फ यही कर सकते हैं, ये पीरियोडिक का है। इसमें कह रहा है 5 1 5 2 दो सॉल्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, आपके पास कुछ कंडीशन दिए हैं और आपको कैलकुलेट करना है रॉन्स्कियन किस पॉइंट पे, y1x y2x का π/4 पे। तो आप ये सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब गिवन है। 0 पे आप क्या निकाल लोगे, इसका रॉन्स्कियन निकाल लोगे, उसी का यूज करके आप एबेज-लिबलिस थ्योरम निकाल के इन जनरल निकाल लोगे और जो आंसर आएगा x के टर्म्स में वहां पे आप π/4 पुट करो। क्या बोल रहा हूं मैं, आप 0 पे पर्टिकुलर निकाल लोगे, आपके पास √2 गिवन है, सेकंड आपके पास 1 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट निकालने के बाद वो आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी, उसका यूज करके एबेज-लिबलिस थ्योरम का यूज करके आप इन जनरल क्या निकाल लोगे, इसका रॉन्स्कियन। इन जनरल रॉन्स्कियन आने के बाद आप क्या करोगे, इसमें π/4 पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके CSIR नेट और गेट एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी एलिप्टिकल वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा b² - 4RT अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, गेट में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, नेट में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। यानी कि ये कह सकते हो आप कि जो साल में 2 पेपर होता है ना, एक एग्जाम में तो कंफर्म क्वेश्चन है। अगर जून में नहीं आ रहा है तो दिसंबर में आ रहा है, दिसंबर में नहीं आएगा तो जून में आएगा, बट एक क्वेश्चन आपको उसको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसके, देखो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिलेंगे गेट और अगर आप नेट के मिला देते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिप्टिकल वाला क्वेश्चन या फिर जो सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो एलिप्टिकल नेचर का है या पैराबोलिक नेचर का है या हाइपरबोलिक का, ठीक है। तब तक के लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे तरीके से करते रहो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में या फिर फेब में आपका कभी भी पेपर हो सकता है। अगर 15 से 18 तक है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास लगभग 50 डेज है और 50 डेज में आप अपने प्रिपरेशन को काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो 15 से 18 के बीच में मैथ्स का रहता है तो अप्लाइड का आपको बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।